Okay, okay, perfect. So let's start with the lecture number 5, which is again an interesting one. तो जहाँ पे आप लोगों को साथ हमने डिस्कशन किया, जो हमारा पहला डिस्कशन था, और अगर हम आज की बात करें तो वी हैव कम अक्रॉस ऑलमोस्ट आवर 4 लेक्चर हैज बीन डन, राइट। तो हमने अपने 4 लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, बट टुडेज लेक्चर इज समवट डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग एज वेल। जी समीन, ओके। तो यहाँ से मैं आप सभी को फॉलो कर रही हूँ, और आज मुझे देख के अच्छा लग रहा है कि चैट पे काफ़ी लोग एक्टिव हैं और कॉन्स्टेंटली मुझे रिप्लाईज भी आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा उसी वक्त लगता है जब हम एक एफर्ट करके आते हैं और आप लोग उसको अंडरस्टैंड करते हैं और उसको हमारे साथ इंटरेक्टिवली बिहेव करते हैं। So if you are acknowledging someone's effort, तो obviously हमारी जो effort है उसका result हमारे mind में डबल ट्रिपल हो जाता है, और हम दोबारा से उसी चीज़ को इन फोकस करके आपके लिए काम करना और आपके लिए बनाना में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगता है once you people are taking interest in it. And I hope you will enjoy today's lecture as well. So let's begin with the topics which we are going to cover today. This is again interesting one. You will see so many facts. ऐसी चीजें जो हम यूजुअली रोजाना देख रहे होते हैं, और हमें जो है वो हम उनको एक्नॉलेज भी कर रहे होते हैं, हम उनको समझ भी रहे होते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन, लेकिन काफ़ी हद तक हमें ये अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि ये चीज़ें जो हैं वो इतनी इम्पोर्टेंस रखती हैं हमारी लाइफ में। सो जिस भी मोमेंट पे आपको ऐसा लगे कि आप मेरी आवाज़ नहीं सुन रहे, प्लीज़ राइट मी डाउन इन द चैट बॉक्स. So let's begin with the housing, overcrowding, noise, and radiations. So this is my little bit introduction, and we have been done it again. Sanitation is the science of safeguarding health, because I'm using this slide again to come across that what we have done और क्या क्या हमने कर लिया और कितनी चीज़ें अभी जो हैं हमारी environment में what we need to see more. So take it around कि पर्पस वही है कि हम अपनी इकोलॉजिकल कंडीशंस को, अपनी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल करें, और ये जानने की कोशिश कि जो भी कुछ हो रहा है हमारे अराउंड सराउंड, इट इज़ ऑफ वेरी मच इम्पोर्टेंस, और उसके बारे में हमें समझना भी बहुत ज़रूरी है. एज सुन एज यू कैन सी इन दिस स्लाइड, आप यहाँ पे बड़ा देख सकते हैं कि एयर पोल्यूशन, वाटर सैनिटेशन, inadequate वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन्स, केमिकल्स, ये सब चीज़ें अभी तक हम थोड़ी बहुत देख चुके हैं. क्लाइमेट चेंज पे वी हैव डन a single almost a full lecture on it. तो अभी जो आज हमारी चीज़ें में देखने की है वो है कम्युनिटी नॉइज है, रेडिएशंस है. तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किए, जस्ट बिकॉज टू कंपाइल अप आवर डिस्कशन कि हमारी डिस्कशन जो है वो सम अप हो किसी एक तरफ जाने के लिए. सो वी आर गोइंग टू सी कि व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन इन टुडेज लेक्चर. सो वी विल बिगिन विद द हाउसिंग. सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस. और हाउस के बारे में आप सभी लोगों का क्या ख्याल है कि हाउस कैसा होना चाहिए? तो हाउस इज एक्चुअली a comfortable place where you live with full of your हेल्दी एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ. ठीक है ना, नॉट इन inadequate. लाइक हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सैनिटेशन जो है वो ही इम्पोर्टेंट है, हम ये नहीं कह सकते कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर इज ओनली इम्पोर्टेंट, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ आपका होना उसके अंदर इम्पोर्टेंट है. नहीं, एवरी ईच एंड एवरी कंटेंट, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इज इम्पोर्टेंट एज फार एज हाउसिंग इज कंसर्न. As if you look around, the sanitation, the social life, the interaction of the families, the people who are living inside, the cleanliness measures, and each and every aspect matters, right? So let's see what is house and what is housing environment. So residential environment is one in which the family can develop and flourish physically, mentally, and socially. ठीक है, हर तरीके से आप जो है उसके अंदर अपने आप को फ्लरिश करता हुआ समझें. दैट इज कॉल्ड एज हाउसिंग. सो देयर इज अ डेवलप दे हैव डेवलप्ड अ वेरी गुड क्राइटेरिया कि हाउस कैसा होना चाहिए.
तो हम ये देखते हैं कि जो कि आपको प्रोवाइड करता है फिजिकल प्रोटेक्शन एंड शेल्टर that adequately provides you that your needs should be fulfilling over there, ठीक है ना, वहाँ पे जो आपकी needs हैं वो अच्छे से fulfill होनी चाहिए. For example, cooking, eating, washing, and excretory functions as well, is designed, constructed, maintained, and used to prevent the spread of communicable diseases. Obviously, you need to maintain the cleanliness measures. You need to, when the building is going to be constructed, you need to see that the ventilation should be there. Perfect. So, if there indoor pollution is there, there must be obviously there will be chances of having acquiring more breed diseases which can happen due to overcrowding inside. So you need to limit your number of people residing in a single house. परफेक्ट. तो ये चीज़ें हो सकती हैं कि आपको हर चीज़ का ख्याल रख के हर चीज़ को नज़र में रखने के बाद एक जो हाउसिंग का हेल्थफुल क्राइटेरिया है वो डेवलप किया गया है. तमाम तर एक्सपोजर्स जो आपके पास हिजर्ड नॉइज या पोल्यूशन से हो रहे हैं वही हम देखते हैं कि वी यूज विंडोज, वी यूज सम शेड्स, वी यूज somehow you see that कि आपकी जो विंडोज हैं उसके बाहर जितनी भी एरियाज हैं उनको कवर किया जा रहा होता है. अगर आप वहाँ पे नेट्स का यूज करते हैं तो यू विल बी सेफ फ्रॉम आउटसाइड इंसेक्ट्स टू कम इनसाइड. एग्जैक्टली. तो हम ये डोर नेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, ब्लिंक्स का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, ग्लास का इस्तेमाल किया जा रहा होता है कि बाहर की आवाज जो है वो अंदर ना आए. यू मेक इट लाइक इफ यू वांट टू मेक अ साउंड प्रूफ आप वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं इस तरह की चीजें. पैकिंग्स का इस्तेमाल किया जा रहा होता है. तो दिस इज अगेन all the criteria is important and this is an important question of your examination point of view. So we need to see that there are certain housing standards. अभी हमने जो पिछले अपने lectures में देखा कि if we need to maintain this swimming pool, ठीक है, sanitation. So there are certain criteria, certain maintenance criteria, certain sanitary criteria, certain those measures are there. So we need to see the housing standards as well. So there is the recommended spaces. ये important is in terms में है कि these things can be come in your MCQ point of view से भी important है और वो recommended spaces जो है वो usually आपसे exam में भी as a question भी पूछ ली जाती है. So the house जो है that should be the important criteria are there. The site should be good elevated away from the residential area. This is very much important. Once some locality is going to be constructed, एक locality अच्छी सी बन रही होती है तो आपको पता है कि वहाँ पे एक प्रॉपर जो है वो हाउसिंग स्कीम्स डेवलप करने के लिए रेजिडेंशियल एरिया अलग किया जाता है, कमर्शियल एरिया अलग किया जाता है और ऑब्वियसली ये सब चीजें जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया से दूर रखी जाती है. सेटबैक में यूजुअली कहा जाता है कि अर्बन एरियाज में 2/3 जो है वो आपकी जमीन का वो बिल्ड कर लिया जाता है जबकि रूरल एरियाज में ओनली 1/3 ही बिल्ड किया जाता है. यू मस्ट हैव सीन कि वहाँ पे ज्यादा जो है उसको ओपन रखा जाता है. ठीक है. तो यूजुअली फ्लोर्स को कहा जाता है कि देयर शुड बी पेव्ड और पक्का सॉर्ट ऑफ फ्लोर शुड बी देयर. दे यूज दिस वर्ड. ओके. सो द वॉल्स शुड बी रेजिस्टेंट, स्मूथ, प्लास्टर्ड. आपने अपने हाउस को माइंड में करें कि आपको सारी चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी. रूफ की ऑलमोस्ट एटलीस्ट 5 फीट हाइट है, दैट शुड बी 10 फीट हाई विद नो क्रैक्स. रूम्स 2 लोगों के लिए तकरीबन एक रूम को हम कहा जाता है और तकरीबन 5 पर्सन्स अगर हैं तो यू नीड अराउंड 4 रूम्स. परफेक्ट. सो फ्लोर एरिया 1 person 100 स्क्वायर फीट और अगर 2 से ज्यादा है तो 120 स्क्वायर फीट. Doors and windows should cover 40% of the floor area. For example, if your room is about, for example, if it is of 100 square feet, तो आप उसको imagine करें कि 40 square feet का जो area है वो आप vertically इस्तेमाल करेंगे. इतना उसके अंदर ventilation develop करेंगे कि doors और windows को cover करें. So this is the actually light should be sufficient over there. ठीक है. If the light अगर आप उस वो रूम की कंस्ट्रक्शन ऐसी है कि वो कहीं फेसिंग उसकी ईस्ट की तरफ से हो रही है और लाइट को वो फोकस कर सकता है तो दिस इज वेल एंड गुड. अदरवाइज यू नीड टू सी अगर आप उस तरफ वॉल बना देंगे और उस तरफ विंडो नहीं रखेंगे तो यू आर जस्ट पुशिंग डाउन कि वहाँ पे जो नेचुरल इनलेट है लाइट का वो खराब कर देंगे. सो दिस शुड बी ये आपके माइंड में होना चाहिए. सनलाइट शुड मस्ट रीच द रूम
artificial indoor light should be provided, right? So kitchens जो है वो separate होने चाहिए, proper drainage system के साथ होने चाहिए, proper ventilation is very much important because of indoor smoke जो develop होती है उसको exhaust होने के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना. फ्लोर जो है impermeous होना चाहिए, गुड लाइट होना चाहिए, प्रॉपर लाइट होना चाहिए फॉर स्मोक, परफेक्ट. तो ये भी सब चीज़ें होनी चाहिए. इसके अलावा बाथरूम्स जो हैं वो प्रॉपर वाटर सप्लाई और ड्रेनेज सिस्टम के साथ बनाए गए हों और रिफ्यूज जो है वहाँ पे से remove daily. इसका मतलब ये है कि there should be a separate system for it, that if you're putting some refuse somewhere, that has to be cleaned out on the daily basis. It should not be dumped over there. So anyone can see that there are certain effects of poor housing. This is again your exam question. They can ask you. So poor housing में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? Any idea? Yes, Sanam, respiratory infections और ये वही बातें हैं कि जो नॉर्मल हैं, कैजुअल हैं. यस, स्किन इन्फेक्शंस, यस. लेकिन हम जब इसको पढ़ने बैठते हैं और जब हमसे कोई कहता है कि इसके बारे में लिखते हैं तो हमारे माइंड से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं वो स्लिप हो जाते हैं. सो वी नीड टू गो इनटू द डिटेल्स. यस सनम, एग्जैक्टली इसके भी आपने कहा. तो इफेक्ट्स ऑफ पोर हाउसिंग हम देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं. So this could be physiological, ठीक है, respiratory infections, skin infections, arthropod bone infections as well. अब हम देखते हैं कि उसकी डिटेल में हम क्या क्या हो सकता है, मजीद और क्या हो सकता है. Zoonotic infection can happen, skeletal defects. क्यों का skeletal defects हो जाएंगे? घर में poor housing है, skeletal defect कैसे हो जाएगा? इसके skeleton में क्या मसला हो सकता है? Yes, anyone? स्केलेटल डिफेक्ट के बारे में इसलिए कहा जाता है मैल न्यूट्रिशन हो सकती है, ठीक बात आपने की. लेकिन अगर हमने देखा कि अगर सन एक्सपोजर अच्छा नहीं है, लाइट एक्सपोजर, ये सनम, तो जो है वो लाइट एक्सपोजर अच्छा नहीं है, घर में अच्छे से धूप नहीं आती, और आपको पता ही है कि विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स नेसेसरी टू हैव योर बोन्स एंड योर स्केलेटल सिस्टम शुड बी ग्रोन अप, ठीक है ना. तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है हाई मोबिलिटी मोर्टेलिटी. तो हर सिचुएशन में इसीलिए होगा कि अगर वहाँ पे हाउसिंग स्टैंडर्ड्स अच्छे नहीं हैं, सो दैट कुड बी रीजन ऑफ मोर्बिडिटी एज वेल, ठीक है. एक्सीडेंट्स, ऑब्वियसली एक्सीडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आपने इन चीज़ों को माइंड में रख के हाउसिंग क्रिएट नहीं की है, हाउस का डिज़ाइन क्रिएट नहीं किया है, तो ये चीजें हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ द रूम्स आर देयर एंड यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ किचन इनसाइड और बिटवीन दोज टू बेडरूम्स, दैट देयर इज मच मोर चांसेस कि वहाँ पे गड़बड़ हो सकती है. सो दिस इज दैट्स व्हाई द किचन एरिया शुड बी द सेपरेटेड वन. बिल्कुल थोड़ा सा हट के बनाया जाता है, उसकी आउटलेट्स होते हैं, उसका एक आउटडोर भी बनाया जाता है. सो दिस वाज एन एग्जांपल. तो यहाँ पे हमें टोटल इन टोटल ये इस पूरे चार्ट को थोड़ा सा रिव्यू करके देखते हैं कि इसमें हमें क्या नजर आता है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इफ यू आर सीइंग दैट व्हाट कुड हैपन, आप यहाँ से पूरी चीजों को असेस कीजिए, पूरी चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि इफ द हाउस, अगर हाउस के अंदर थोड़ा सा मसला है, तो आप यू कैन सी दैट देयर फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे डेंजरस स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स आपने प्रॉपर नहीं बनाई, सो ऑब्वियसली वहाँ पे जो है वो फॉल्स हो सकता है, ठीक है. एक्सेस प्रॉब्लम हो सकती है, एक्स्ट्रा कोल्ड हो सकता है. ये आप देखें अलग अलग टिप हैजर्ड्स में अगर आप देखें तो, ठीक है. एक्सेस टू बर्गलर्स, ठीक है. ओवर क्राउडिंग, डैम्प एंड मोल्ड है, तो अगर डैम्प एंड मोल्ड की आप एग्जांपल ले लो तो दैट कैन लीड टू द एजमा, ठीक है ना. ये और सारी चीजें, कोल्ड हो सकता है, तो अब कोल्ड हो गया या उसको नॉर्मली वो बीमार रहता है, तो इसका रिजल्टेंट आपसे आपके पास आया एब्सेंस ऑफ वर्क, ठीक है ना. ओवर क्राउडिंग है तो यहाँ से रबिश डंपिंग हो सकती है. स्लीप डेप्रिवेशन है, ऑब्वियसली उन्हें क्या नहीं होगा, स्लीप डिप्रिवेशन है, बहुत अरसे से वो सो नहीं पाते हैं ओवर क्राउडिंग की वजह से, तो ऑब्वियसली वहाँ पे साइकोलॉजिकल इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे.
So depression can happen, stress and worries can happen, that can lead to suicide even, ठीक है. ये तमाम तर चीजें आप देख रहे हैं. लेकिन यहाँ से अगर हम और चीजों को देखें तो there is also generation of antisocial behavior once someone is not mentally healthy, someone is not socially healthy, तो ये सब चीजें हो सकती हैं, ठीक है. सो उसके रिजल्टेंट में यू कैन सी कि यहाँ पे ड्रग्स और अल्कोहल तक बात चली जाती है, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट्स, ये सब चीजें, तो ये कम्युनिटी स्टेबिलिटीज के ऊपर आती है चीजें. तो इन टर्म यू आर सीइंग दैट बड़े बड़े काम यहाँ पे गड़बड़ हो रहे हैं, जैसे कि हेल्थ केयर कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, कि अगर मसले मसाइल बढ़ रहे हैं, मोबिलिटी बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली हेल्थ केयर कॉस्ट जो है उस हाउस में रहने वालों की वो बढ़ेगी. इन्वायरमेंटल टारगेट्स में अगर आप देखते हैं कि प्रॉपर उनकी को जो है वो उन्होंने उसको सही से जो है वो उसकी जो एग्जॉस्ट और ये सब सिस्टम डेवलप नहीं किए हुए, सो देयर कैन बी हैपन दैट इन्वायरमेंटल टारगेट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इंक्रीज कर रहे हैं, आप कम्युनिटी को अनस्टेबलाइज कर रहे हैं, आप क्राइम डिसऑर्डर्स की कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना. ये सब चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. ओवरऑल इसका जो इम्पैक्ट है वो काफी बुरा होता है. सो ओवर क्राउडिंग की कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं. और दुनिया कुछ इन्हीं चीजों से गुजर रही है. कहा यह जा रहा था कि जो है वो अभी आप अगर समझते 7 बिलियन से क्रॉस कर गई है दुनिया की जो आबादी है, पॉपुलेशन है. देर आर सर्टन थ्योरीज आर इन आजकल जो है वो डीपॉपुलराइजेशन की भी कुछ थ्योरीज हैं जिसके ऊपर बात हो रही है, जिसके ऊपर बहुत चीजें समझी जा रही हैं. कोरोना को भी वहां से रिलेट किया जा रहा है. अगर आप लोग इंटरनेशनल न्यूज उठा के देखें, देर आर सर्टन प्रोपेगेंडाज एज वेल, देर आर सर्टन different theories as well which are working behind all these scenarios. So let's see what's going to be happen and let's hope for the best. For example, this one has have overcrowding. We need to see overcrowding a bit in the detail because this is another a big issue which we are going to see in the future. Refer to the situation in which more people are living within the single dwelling then there is a space so far. Like जितने लोगों के लिए जितने लोगों की स्पेस वो दरकार है, आप उससे ज्यादा लोगों का वहां रहना, इट इज रेफरिंग एज ओवरक्राउडिंग. ऑब्वियसली उसकी वजह से मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो सकती हैं, प्राइवेसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, हाइजीन ऑब्वियसली डिफिकल्ट है, क्लीननेस मेजर्स उसको करना डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है ना. रेस्ट और स्लीप डिफिकल्टीज आ सकती हैं, दिस इज वेरी कॉमन. तो ओवर क्राउडिंग के इफेक्ट्स हम यहाँ देखते हैं. फाइनली व्हाट यू कैन से दैट अभी हमने जो कुछ भी उस एक कलेक्टिव डायग्राम में देखा, हम उसको थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे और देख लेते हैं कि अनहैप्पी लाइफ, इरिटेबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन, लैक ऑफ स्लीप, anxiety, violence, infectious diseases can happen, mental disorders, high morbidity and mortality. ये सब चीजें आप पिक्चर में भी देख सकते हैं. So many people are living together. Someone is doing कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है. So there is no question of privacy or the private life or the productivity in this house. Can you see that? So what does this important मैसेज मैं कहूंगी इसको कि एवरीथिंग काउंट्स इन बिल्डिंग ऑफ योर सेल्फ एंड योर एनवायरनमेंट, ठीक है ना. आपकी जो एनवायरमेंटल हेल्थ है उसमें आपका रहना सहना, आपकी हाउसिंग, आपका खाना पीना, आपके अराउंड सराउंड एनवायरनमेंट के हालात, आपकी जो वर्ल्ड है वहाँ पे जो होने वाले, यानी कि एनवायरनमेंट बिगिंस फ्रॉम अ पर्सन विच इज समथिंग. अगर आप अपना होराइजन थोड़ा सा बढ़ा के देखने की कोशिश करें, वंस यू आर लुकिंग अराउंड, वंस यू आर सीइंग अराउंड दैट व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, हो क्या रहा है, ये आप गौर से देखने की कोशिश करें कि आप अपने आप को खड़ा करें और सोचना शुरू करें कि इफ यू आर स्टैंडिंग इन अ रूम ऑफ योर हाउस, आप उस हाउस की इन्वायरमेंट से कनेक्टेड है, फिर आप उसके बाद अपने एरिया की सराउंडिंग से कनेक्टेड है, और फिर वो एरिया जो है वो एक शहर से कनेक्टेड है, वो शहर जो है वो एक मुल्क से कनेक्टेड है, और एक मुल्क जो है वो पूरी वर्ल्ड से कनेक्टेड है. There is a counter linking of each and everything, isn't it? तो इन्वायरमेंटल हेल्थ की हम जब भी बात करेंगे वहां पे आपकी हर चीज काउंट होती है, एवरीथिंग डज काउंट, राइट. सो ये मेरे एक इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर की एक
ब्लॉग कह लें, वहाँ से मैंने ये आर्टिकल को पब्लिश वहाँ पे हुआ हुआ है, और मैंने उस ब्लॉग को आपके लिए कॉपी किया है कि ये जो है एक टॉप जो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक्स हैं, उन्होंने जो है ये एक अपनी डिटेल्ड ब्लॉग वहाँ पे दी थी। उसमें उन्होंने ये बताया था कि 6 बिगेस्ट चैलेंजेस फेसिंग पाकिस्तान अर्बन फ्यूचर ये, और आपकी जो शहरी जिंदगी है उसके फ्यूचर में हम कौन से 6 बड़े challenges जो है वो देखना चाह रहे हैं. This is being an interesting thing. कि most urbanized Pakistan is among the most urbanized countries in South Asia. And as for challenges mount, urban planning is gradually finding space in the policy discourse. ठीक है? And the major problems which are going to be associated with this thing, and we all need to wake up around this. कि तकरीबन 3% आपकी जो अर्बन पॉपुलेशन है वो हर साल बढ़ रही होती है, and Pakistanis are flocking to the cities faster than any other country in the South Asia. By 2030, more than half of the Pakistan's projects, 250 million citizens are expected to live in the cities. There is explosion है पूरा जो migration explosion जिसे कहा जाता है. You're going to see that by 2030 that there will be a greater number of the Pakistani population will be living in the cities or the urban life. तो ये हमारी वो 6 बिग चैलेंजेस थे जिन्हें पाकिस्तान अर्बन फ्यूचर में जो है वो फेस करने वाला है, और आप उसमें देख सकते हैं. आई हैव डन इट विद द रेड हाईलाइटिंग. Poor housing quality and unaffordability would be the first biggest challenge in Pakistan's urban future. The other things which more can be happen, the water and sanitation, transportation, health, education, and land management as well. So we need to see, we need to do some proper planning, we need to limit the situations, we need to uh, अभी आपने देखा ही है कि कोरोना की सिचुएशन को, if you see around that, it has shut down the whole world within the limits of like some months, you can say less than half of a year. But still it's a big thing which is going to be happen. आप ये इसके कुछ जो effects हैं वो economic point of view से देखा जाए तो it's going in towards a disastrous situation. Yes, up till far, any question regarding overcrowding or any point which you need to see. Thank you, Anam. At least I was seeing that so many people. If you were talking to someone, if I'm presuming that you guys are there, so that could be really enthusiastic thing for me. That if you're writing something and if you're at least responding, that you guys are listening and you guys are following what's going on. Perfect. So, what's showing in the picture? Yes, misal noise pollution. Yes, Sanam, noise pollution. So let's begin with the next topic, which is noise pollution. It is an interesting one. As you can see in this picture, there is lots and lots of noises. If you start from the siren noises, you can see the aeroplane noises there, the train noises there, the music noise is there, the automobiles are making noise, the other humanly made more noises are there. So this is again a very difficult situation in which we see that actually noise is what? Noise is an unwanted sound at the place. If you're thinking about you're sitting in a library, you must be having an idea that it should be quiet, and if there will be a certain sort of a typical noise, ठीक है, थोड़ा सा बातचीत भी अगर लोग वहाँ पे कर रहे हैं, even someone is talking,
a bit in the normal speech which is allowed in your living room, तो आपको वो भी बुरा लगने लगेगा कि हाँ ये तो मुझे मतलब नॉइज की कैटेगरी में इसलिए लगने लगेगा कि वो चीज़ वहाँ के लिए एक्सपेक्टेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जो भी आपके नॉइज लेवल डिसाइड किए गए हैं कि हॉस्पिटल के रूम के जो नॉइसेस हैं वो इससे लिमिट से ऊपर नहीं जाने चाहिए, तो इसकी एक प्रॉपर रिसर्च उसके बिहाइंड मौजूद होती है कि आपको कितना रिक्वायर्ड है, कितना ये चीज़ें होना चाहिए, राइट। तो हम देखते हैं कि उस नॉइज के दो कैरेक्टर्स हैं, लाउडनेस और फ्रिक्वेंसी, ठीक है। फ्रिक्वेंसी और लाउडनेस के ऊपर बेस कर रहा होता है कि कितने एम्पलीट्यूड से, कितनी फ्रिक्वेंसी से जो है वो साउंड डेवलप हो रही है, कितना उसका शार्पनेस और साउंड के अंदर मौजूद है, ठीक है। कितने वाइब्रेशंस पर मिनट के हिसाब से वो जो है वो हो रही है। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाली साउंड होगी उतना ज़्यादा नॉइज होगा, जितनी लाउड साउंड होगी उतना ज़्यादा साउंड होगा। सो लेट्स सी, there are certain acceptable noise levels जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, and this is your again exam question। ये आपका एग्जाम क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेजिडेंशियल में जो बेडरूम या लिविंग में जो आप देखते हैं वो 25 अगर डेसिबल्स है, तो लिविंग रूम में थोड़ा सा रखा गया है कि हाँ जाहिर है वहाँ पे आपने बोलना भी होता है। इसी तरह ऑफिस में, कमर्शियल यूज में अगर आप देखें, इंडस्ट्रीज में देखें, एजुकेशन में देखें, लाइब्रेरी में देखें, हॉस्पिटल वार्ड्स में देखें, तो दिस इज द क्वाइट एनवायरनमेंट, और ये लेवल्स आपको याद होनी चाहिए। दैट कुड बी अ पार्ट ऑफ योर एमसीक्यू। सो जब भी हम देखें कि नॉइज जो है, दिस इज ऑलवेज एन एक annoying फैक्टर अपने अंदर रखती है। फॉर एग्जाम्पल, as you can see that there are certain types of noises which you have been through with that, कि अगर आप सो रहे हैं और शदीद तौर से वहां से एवरप्लेन गुजरता है, ठीक है ना, एक आपका नेबर्स का जो डॉग है वो बाक करता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द नॉइज। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है नॉइज की, वो तो ऑब्वियसली है ही है। There are too much noises around you. Yes, it is definitely annoying. तो आप देखते हैं कि हाँ जी बिल्कुल ये अनोइंग है, और इसके कुछ फैक्टर्स भी अब ऐसे होने वाले हैं जो कि हेल्थ को इफेक्ट करेंगे किसी न किसी तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है जिसके थ्रू आपकी जो बॉडी है वो नॉइस पोल्यूशन से भी इफेक्ट होना शुरू हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इरिटेबिलिटी है, हेडेक है, ठीक है, एंड स्लीपलेसनेस है। और जब ये सब चीजें होती हैं, दैट बिल्ड्स अप स्ट्रेस फैक्टर इन योर बॉडी, आपकी बॉडी में स्ट्रेस डेवलप होना शुरू हो जाती है और आप जो है वो स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। और अगर कोई long term effects में कोई, for example, a drummer, a musician, something like that, a person working in a in that place, or the industrial sounds, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल जो ऑक्यूपेशनल अगर आप उठा के देखें तो लोगों को हियरिंग लॉस, इवन टेम्परेरी और परमानेंट हियरिंग लॉस तक की स्टोरी जा सकती है if you're not shuffling the shift, if you're not giving the protective measures against that noise, if you not limit your machine to emit that sort of noise, exactly. So these are also very decided, very legislated sort of things कि ये चीजें भी decide की जाती हैं कि अगर if you want to put your worker to put into the to work, and you are enforcing the your workforce to work in that environment, so you need to allow, you need to make the circumstances बिल्कुल आप ऐसा बनाना चाहेंगे कि जो उसकी हेल्थ के लिए भी इफेक्टिव हो और आपकी प्रोडक्शन जो है वो भी जारी रह सके। तो इसी तमाम चीज़ों के लिए लॉज मौजूद है, रेगुलेशंस मौजूद है, किसी भी इंडस्ट्री को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सो हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं नॉइज़ के? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हो सकते हैं, लॉस ऑफ हियरिंग, अनॉयंस, डिफरेंट हेल्थ, इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ there will be so much noise in a workplace, nobody can understand what someone is saying। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जो कि यूजुअली फैक्ट्रीज में देखा जा रहा होता है, और वर्किंग एफिशिएंसी पे ऑब्वियसली इट वर्क्स। तो अब आप इस पिरामिड ऑफ नॉइज इफेक्ट को देखें कि सबसे ज्यादा जो है वो आप देखते हैं कि नंबर ऑफ पीपल इफेक्ट। ये बड़ा अच्छा सा एक चार्ट है, काफी पुराना WHO की किसी रिसर्च के ऊपर से मैंने लिया था, बट अगेन दिस इज वेरी गुड एंड वेरी नाइस। तो शुरू शुरू में तो हालात
थोड़े फीलिंग और डिस्कम्फर्ट से ही शुरू होते हैं, ठीक है ना। डिस्टर्बेंस से ही बात शुरू होती है, अनोयंस से ही शुरू होती है, स्लीप डिस्टर्बेंस से ही बात शुरू होती है। तो ये चीजें भी थोड़े थोड़े लेवल पे स्टार्ट हुई है। फिर उसके बाद जो है वो हार्मोन्स, अभी जैसे मैंने बताया था कि द बॉडी गोज इनटू द स्टेट ऑफ स्ट्रेस, और स्ट्रेस के इंडिकेटर्स क्या हैं कि ऑटोनोमस रिस्पॉन्सेज, बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता वो किस तरफ जाएगा, रिस्क फैक्टर्स भी अगर उसको डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, तमाम रिस्क फैक्टर्स आपने स्ट्रेस के तो क्रिएट कर दिए उसकी बॉडी के अंदर। सो ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स, ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स, बिल्कुल सीधे से उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली जब बॉडी ज्यादा स्ट्रेस के अंदर रहती है तो cortisol levels are high in the body, that can result out in these things. Okay, so diseases can happen, insomnia, cardiovascular diseases can be happen. तो इनकी फाइनल रिजल्ट्स में ये चीजें हो सकती हैं कि in somehow that can lead to the mortality as well. Obviously जितनी सिवियर उसकी नॉइस के साथ एक्सपोजर रहेगी, जितना लॉन्ग टर्म रहेगी, अफेक्ट्स उतने ही सिवियर होंगे। एनी आइडिया आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं नॉइस पोल्यूशन, सॉरी। मैं चाहूंगी कि आप लोग अपने अपने छोटे छोटे से व्यूज मुझे चैट बॉक्स में लिखें, ताकि हम उन पॉइंट्स को लेके फर्दर डिस्कशन अपना कैरी ऑन कर सकें। यस, सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन को हमने डेफिनेटली जो है वो कंट्रोल करना है। और क्या हम कर सकते हैं? दिस इज अगेन योर सॉर्ट ऑफ एग्जाम क्वेश्चन टाइप थिंग्स, ये आती हैं आपके एग्जाम में, और उसमें बिल्कुल सही, एयर प्लग्स, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्डिंग हाउसेज अवे फ्रॉम द नॉइज एरिया, यस, 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 अवेयरनेस टू पीपल, यस। सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू दैट। हम बहुत सी चीजें कर सकते हैं, जैसे आपने बताया ये वही सब चीजें हैं, इनको एक परफेक्ट मैनर में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि केयरफुल प्लानिंग ऑफ द सिटीज, दिस इज द बेस ग्राउंड, कि आपने जो सिटीज बनाने, वहाँ पे अपने रेजिडेंट्स में जो लोग आने हैं उनका आपने मुकम्मल तौर पे ख्याल रखने के साथ साथ जो है आपने उसको देखना है। ये कंट्रोल ऑफ सोर्स जैसे आपने बात की, ये आपने वही जो आपने अवे फ्रॉम दी बिल्डिंग हाउसेस की जो आयदा आपने बात की थी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कंट्रोल ऑफ ट्रांसमिशन इज इम्पोर्टेंट, कि जहां से आवाज आ रही है आपने उसके ऊपर कंट्रोल रखना है, उसके लिए लेजिस्लेशन डेवलप करनी है, उसके लिए लिमिट्स डिसाइड करनी है, ठीक है ना। जो एक्सपोज पर्सन है उसके लिए आपने कोई, अगर उसने ऐसी चीजों को एक्सपोज होना भी है तो उसके लिए कोई पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स जिसे पीपीई कहा जाता है, तो आपने वो डेवलप करने हैं, ठीक है ना। लेजिस्लेशन होने चाहिए, इसके लिए कानून बनाया जाता है, ऑब्वियसली कानून मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर फिर आपने अमल दरामद भी करना होता है। एजुकेशन, दिस इज द वन एंड ओनली वेपन यू हैव इन योर हैंड। अगर आप खुद से लोगों को एजुकेशन अवेयरनेस इतनी हो तो इतने प्रॉब्लम्स हो ही ना। आजकल जो हालात हैं कंट्री के, उसके बारे में आप एजुकेशन को कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं, कि एजुकेशन का कितना इम्पैक्ट है, जो जिस तरफ अब हमारी कंट्री जो है वो जा रही है, कितना इम्पैक्ट है अकॉर्डिंग टू यू? एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा, यस मिसाल, बहुत ज्यादा कितना होता है? यू आर राइटिंग वेरी नाइस, गुड। क्या लगता है आपको कि हमारी नेशन जो है वो एजुकेटेड है? 93.5%, हाउ डिड यू कैलकुलेटेड इट? क्या आपने बायोस्टैट्स का कोई फॉर्मूला यूज किया मुदस्सिर? 93.5? नहीं, हमारी, यस मिसाल, यू राइट, कि हमारी जो लोग हैं उनको जो लेवल ऑफ एक्सपोजर है वो इतना ज्यादा है। यस एग्जैक्टली, यू कैन सी दैट, कि प्रॉब्लम इज दैट कि आपको एक बात समझा दी गई है, यू कैन, यू विल बी एबल टू सी मच मोर ईज, यू कैन बी एबल टू सी much more happy times in your future,
बट इस टाइम पे आपको क्या करना था, इस टाइम पे आपको सोशल आइसोलेशन करना था। आप समझ सकते हैं कि इस वक्त आपकी इकोनॉमी का क्या हाल है, और फर्दर लेटर ऑन मंथ्स जो है ये मुल्क बहुत सी डिफिकल्टीज देखने वाला है। लेकिन अगर हम एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करते, एज इट हैज बीन डन in Singapore sort of things, if the Vietnam sort of a small country can do that, हम लोग नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज इसलिए कि हमारे पास एजुकेशन है लेकिन हम उसको इस्तेमाल ही नहीं करते। हमारा दिमाग अभी भी वहीं लगा हुआ है कि ईद आ रही है, हम शॉपिंग कर लें, हम मॉल्स खोल लें। इवन वी हैव क्लोज्ड आवर स्कूल्स, हाँ स्कूल्स इसीलिए बंद किए, एजुकेशन सिटीज हमने अपने इसीलिए बंद किए हैं बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच, कहना चाहिए कि हमारे पास शायद रिसोर्सेज नहीं है उतने या उतना पैसा अवेलेबल नहीं है टू सर्कुलेट ऑल दीज थिंग्स। बट इस ये भी एक अनदर फैक्टर ऑफ डिबेट मौजूद है कि क्या होने जा रहा है। लेकिन फॉर दिस टाइम एटलीस्ट वी शुड नॉट गो आउट एंड वी शुड नॉट वी शुड नॉट ब्रेक आवर क्वारंटीन unless and until it is very much necessary, ठीक है ना? So this is again the part of your education. So let's see what's going on. How to prevent noise level, आप किस तरीके से noise को protect कर सकते हैं? तो जो मशीन्स का इम्प्लीमेंटेशन है वो तो ऑब्वियसली इसी वजह से होगा ना कि जब आप जो है वो लेवल्स जो है वो नॉइज के कंट्रोल करेंगे और उनको लिमिट करेंगे और लेजिस्लेशंस आपकी स्ट्रांग होंगी, ठीक है ना? रेजिडेंशियल से दूर परे हटा के जो है वो आप एयरपोर्ट्स डेवलप करेंगे, बनाएंगे, ठीक है? और नो हॉर्न्स के साइंस लगाना स्कूल एरियाज में, नियर हॉस्पिटल्स, ठीक है? दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। वी शुड टॉक लेस एंड वर्क मोर। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि हम हर चीज में जितनी भी बातें करते हैं हमें उससे ज्यादा उसके ऊपर काम करना चाहिए। सो दिस इज अगेन अप्रेन थ्रेशोल्ड, आप देख सकते हैं। ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि लाइट नॉइज की जो कैटेगरी है दैट इज 0 to 70 dB में आप लाइब्रेरी फॉरेस्ट को देख सकते हैं। डिस्टर्बिंग नॉइज जब 70 to 80 dB के ऊपर आप डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? बिजी स्ट्रीट या कॉन्वर्सेशन। टायरिंग नॉइज जो 80 to 90 dB के दरमियान है, 90 to 120 dB के दरमियान जो है एक्सट्रीमली बॉदरसम नॉइज है। जैक हैमर्स हैं, ये स्ट्रीट विद डेंस ट्रैफिक, ऑब्वियसली हम वहाँ पे जो है वो नॉइजेंस फील करना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद जो प्रेन थ्रेशोल्ड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे आप देखते हैं 120 to 130 dB। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, दिस कुड बी पार्ट ऑफ योर MCQ as well. So we are coming up to our last topic, which is radiation. And there is energy in motion. अगर आप रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन इज व्हाट, इट इज बेसिकली एनर्जी इन मोशन, ठीक है? स्पॉन्टेनियसली जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो जाता है किसी भी एटम का एंड इट इज इमिट्स आउट, ठीक है? तो आइसोटोप विद द सेम नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन, उसके आइसोटोप्स डेवलप हुए हैं कि प्रोटॉन नंबर तो वही है लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो आगे पीछे होना शुरू हो जाते हैं, उसको हम आइसोटोप कहते हैं। रेडियो आइसोटोप जो है वो भी इसी तरह का एलिमेंट है विच डिकेज एंड डिसइंटीग्रेट स्पॉन्टेनियसली, ठीक है? जो वो इमिट करता है रेडिएशंस, तो ये तकरीबन डिफरेंट सॉर्ट की आपको मिलती है। अभी हम इसको मजीद डिटेल में देखते हैं कि होता क्या है। दो तरह की हो सकती है, एक आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग, दो तरह के जो है रेडिएशन हो सकती है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लो फ्रिक्वेंसी आपके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है? वो नॉन थर्मल साइड के ऊपर है, लो फ्रिक्वेंसी है, इतनी ज्यादा जो है वो एक्सट्रीमली लो फ्रिक्वेंसी साउंड है। अगर आप अपने राइट हैंड साइड पे जाना शुरू करते हैं तो यहाँ पे आपको अल्ट्रा वायलेट साइंस नजर आ रही है, ठीक है? अल्ट्रा वायलेट जो रेज हैं, एक्स रेज हैं, गैमा रेज हैं, ये सब जो है वो आगे जाके आप देखें, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम दी लेवल, यहाँ पे ऑप्टिकल लेवल पे आपने देखा यहाँ पे हीट लैम्प्स और यहाँ तक तो चले आपको बात समझ आती है। लेकिन जब ये रेडिएशन जो है वो एक्सरे की टर्म्स में आ रही हैं या मेडिकल एक्सरेज में आ रही हैं तो ये इसके तमाम तर जो प्रॉब्लम्स हैं ये हो सकते हैं। और जैसे जैसे ये अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं ये चीज़ें जो हैं वो डेंजरस पॉइंट ऑफ व्यू में आगे बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो रेडिएशन ऑब्वियसली हैजर्डस होते हैं और इट कैरीज ऑब्वियसली, जब भी आप देखेंगे जहाँ पे ऐसे एरियाज होते हैं वहाँ पे हैजर्ड का साइन दे हैव डिस्प्लेड बिकॉज इट डायरेक्टली एक्ट्स, इट डायरेक्टली गोज टू द लेवल ऑफ DNA और वहाँ जाके जो है वो सारी गड़बड़ें स्टार्ट हो जाती हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एक्चुअली रेडिएशन नेचुरल भी हो सकती है, मैन मेड भी हो सकती है। नेचुरल क्या होती है? जो कॉस्मिक रेज, एनवायरमेंटल या
जो मौजूद जो इंटरनली डेवलप्ड हैं, जो नेचर की तरफ से हैं, वो ऑब्वियसली उनका भी एक इम्पैक्ट यहाँ मौजूद है, लेकिन हमने भी काफ़ी सारी इसमें और जो है मतलब साइंटिस्ट हैव डन अ लॉट ऑफ you can say they have done made a lot of part of it कि एक्सरेज बनाई है, रेडियो आइसोटोप न्यूक्लियर ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, डिफरेंट जगहों पे चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं, टीवी रेडियो एंड इवन द सेल फोन विच यू आर हैविंग इन योर हैंड्स। ठीक है जी, रेडिएशंस जो हैं वो आपने देखा कि अर्थ और साउंड के दरमियान सॉरी अर्थ और सन के दरमियान जो है वो देर आर सर्टन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस का जो है वो तबादला होता रहता है, जिसे आप कॉस्मिक रेडिएशंस का नाम देते हैं। टाइप्स ये हो सकती हैं आपके पास कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, जैसे कि एक्सरेज हैं, गैमा रेज हैं, कॉर्पस्कुलर रेडिएशंस हैं, अल्फा बीटा पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स हैं। रेडिएशन यूनिट को यूजुअली यू टेकन एज वन बेकरल इक्वल टू वन डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। जितनी इंटीग्रेशन मैंने बताया था कि जिस तरीके से इंटीग्रेट होना शुरू होता है न्यूक्लियस, उसको आपने पर सेकंड पे डिजाइन किया होता है और दैट इज इक्वल टू वन बेकरल। इसका यूनिट जो है वो बेकरल में यूज किया जाता है। रेडिएशन एक्सपोजर जो है वो आप देख रहे हैं कि अगर आप समझते हैं कि आपको कहाँ से एक्सपोजर हो सकता है, तो ये तमाम चीज़ें जहाँ से आपको मेडिकल में काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है वो इम्पोर्टेंस है, क्योंकि एक्सरेज और गैमा रेज जैसे अभी आपने पढ़ी थी, इसके अलावा जो और वजी सिस्टम सीटी स्कैन है, एमआरआई, जितने भी रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैजर्ड रखते हैं अपने साथ रेडिएशन एक्सपोजर का। इंडस्ट्रीज में, ऑक्यूपेशंस में, कंज्यूमर्स में ऐसा हो सकता है। अगर आप इस बात को समझते हैं तो ये कि एक छोटी सी बात से लेके यानी एक बहुत बड़ी एक्सपोजर, हाई लेवल रेडिएशन, जैसे आपने देखा है एटॉमिक ब्लास्ट से लेकर अक्यूट हेल्थ इफेक्ट जैसे स्किन बर्न्स और रेडिएशन अक्यूट सिंड्रोम तक हो सकते हैं, जिसे अक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम भी कहा जाता है। और यहाँ पे इसके अलावा इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि कैंसर या डेवलपमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। तो रेडिएशंस क्या होती हैं कि रेडिएशन कैन लीड टू द कैंसर एज वेल। रेडिएशन क्या है? रेडिएशन से सोर्स हुई, सोर्स से रेडिएट हुआ। इस पिक्चर में आप बगौर देख सकते हैं कि सेल का जो डीएनए है वो डैमेज होगा, ठीक है, और आपके एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या मिलेगा? एक सेल सेल जो है वो कैंसर का वो डेवलप होता है। और ऑब्वियसली जब एक सेल का जो पूरा का पूरा जो है वो सिस्टम खराब होता है, तो उसकी जो है वो बाकी चीजें भी खराब होना शुरू हो जाती हैं। तो दैट कैन लीड टू द ट्यूमर डेवलपमेंट। तो बायोलॉजिकल हैजर्ड्स में आप देखें कि इमीडिएट में अगर हमने बात की थी रेडिएशन सिकनेस से लेके एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम, और डिलेड में दैट कैन बी द डेवलपमेंट ऑफ ल्यूकीमिया, कार्सिनोजेनेसिस, फीटल टेराटोजेनेसिस, ठीक है। जेनेटिक में अगर आप उठा के देखें तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जो भी मैंने बात की थी कि डायरेक्ट अफेक्ट योर DNA in the cell. Point mutation can also happen because certain points जो हैं वो खराब हो जाए, तो this is again very important and very disturbing and alarming situation. So radiations अगर आप देखें is a hazard for medical profession obviously, जिसमें radiation का या diagnostic imaging का नाम सबसे top of the list पे आ रहा होता है। तो ये वही पिक्चर है जिसको मैंने पहले इस्तेमाल किया था। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें एक्सरेज और उसके नतीजे में, यहाँ आप मेरे कर्सर को फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर आप देखें एक्सरेज और गैमा रेज, तो ये ब्रोकन बॉन्ड्स डीएनए को डैमेज करेंगी, और मेडिकल एक्सरेज में सबसे ज्यादा पावर है जो कि आयनाइजिंग टाइप का जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और फिर उसके जरिए जो है वो कैंसर या फिर ये रेडियोलॉजी के साथ इसकी ज्यादा कनेक्शन बनती है। तो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जो हाई डोज ऑफ रेडिएशन से हो रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपको समझना चाहिए कि अगर लेस देन 5 रेट्स है तो कोई इमीडिएट या ऑब्जर्वेबल इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे ये जो अमाउंट है रेडिएशन का, इसकी डोज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम द माइल्ड स्लाइट चेंजेस इन द ब्लड दैट कैन लीड टू द फटीग, वॉमिटिंग एंड severe blood changes that can appear immediately. Perfect. तो अगर ये जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सीइंग दैट इफ इट इज इन द मिडल ऑफ द 1100 रेड टू द 2000 रेड, दैट्स द probability of the disease increases to 100% within 2 weeks, 1 to 2 weeks.
ठीक है ना। तो इतना छोटा सा एक्सपोजर जो है वो अगर डोज जैसे जैसे रेडिएशन की बढ़ रही है तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इफ इट इज ग्रेटर देन 2000 रैट्स दैट इज सर्टन, ठीक है। और 5000 रैट से ज्यादा तो सीएनएस के फंक्शन नहीं इसको कंट्रोल कर पाते, इंक्लूडिंग ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। तो ये सब चीजें जो है वो it that depends that how much dose has been done with the radiation। आप देख सकते हैं there are certain principles of radiation exposure। प्रोटेक्शन आप कैसे कर सकते हैं, एक तो टाइम जो है वो आप लेस वहाँ पे करें, और रेडिएशन से बचने की आपने मैक्सिमम कोशिश करनी, which has been shown into the first picture। and then you can see that if the thing has been decided कि आपने वहाँ पे काम करना है या रहना है, the your distance should be adequate, ठीक है ना, ताकि आप कम से कम जो है वो जो रेडिएशन है उसको अचीव कर पाए, यानी कि वो आपसे टच कर पाए, ठीक है। एंड देयर इज इम्पोर्टेंट बिल्डिंग अ शील्ड। नंबर थर्ड में आप देखिए कि देयर शुड बी अ शील्ड, ठीक है, शील्डिंग ऑफ द सोर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट शुड बी देयर। तो आपको कम से कम जो है वो आप रिसीव करें रेडिएशंस को। पर्सनल प्रोटेक्शन या रेडिएशन मेजर्स में आप क्या कर सकते हैं कि adequate use of control and surveillance of X-ray installations, protection of workers with effective protective measure, and follow the basic principle of radiation protection। This is very much important, and this has to be followed in a certain unit जहाँ पे X-rays किए जा रहे हों या फिर X-ray हो रहे हैं। X-ray का बहुत ही जो feature teratogenesis is an important factor जो कि आप हमेशा याद रखेंगे X-rays के साथ। एक ट्रिगर ऑफ थॉट आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ, सोचिएगा जरूर कि जो हेल्थ इफेक्ट्स हैं मोबाइल फोन और वाईफाई के इस्तेमाल के, दैट क्रिएट्स द मेमोरी लॉस इन सेल डेथ, ठीक है। जैसे जैसे सेल डेथ होगी आप कंटिन्यूसली इन चीजों के फ्रेम में रहते हैं, रेडिएशन आपके आंखों पे रहते हैं, आपके अराउंड सराउंड बहुत स्ट्रॉन्ग रेडिएशन मौजूद हैं। तो जनाब ये सब चीजें जो है वो आपके स्मार्ट है, एंड ऑब्वियसली देयर इज रिस्क ऑफ डीएनए डैमेज एंड द कैंसर रिस्क एज वेल। आपने मजीद जो वाईफाई के बारे में आजकल बात सुनी होगी, हैव एनीवन हर्ड अबाउट, आप लोगों ने 3G 4G को तो अभी तक आपने देखा है, क्या कोई इंटरनेशनल न्यूज फॉलो करता है जिसने 5G के बारे में सुना हो? दिस द फिफ्थ जनरेशन of the internet is coming out। Anyone has heard about 5G? और अगर नहीं किया है तो पढ़िएगा जरूर, न्यूज़ देखिएगा जरूर, CNN BBC के ऊपर देखिएगा, गूगल कर लीजिएगा, then you will come across a newer thing around which the world is going to face very soon। तो ये एक छोटी सी थॉट है आपके लिए। मेरे नज़दीक लेक्चर ये नहीं होता कि एक एक चीज़ें जो हैं वो आपके साथ इस तरीके से डिस्कस की जाएं जो कि किताब में लिखा हुआ है, या उसकी पूरी स्टोरी जो है वो होल सोल स्टोरी या टाइप करके ले आया जाए। लेक्चर इज ऑलवेज, मैं बार बार अपने लेक्चर्स में हमेशा ये बात कहती हूँ कि लेक्चर हैज बीन शुड बी डिजाइंड इन द वे दैट इट गिव्स यू a certain different way of thinking, एक अलग सी आपको थॉट डेवलप करने के लिए, आपकी थॉट को जनरेट करने के लिए, ठीक है ना। जो ट्रिगर्स जो आपकी कहना चाहिए कि आपके थॉट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, आपके थॉट्स को शेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, दैट इज द टूल विच आई डेजिग्नेट दिस इज द लेक्चर शुड बी। तो जनाब ये हार्मफुल इफेक्ट्स हैं जो कि मोबाइल फोन रेडिएशन से आपको हो सकते हैं, रिंगिंग एयर्स, फटीग, मेमोरी लॉस, हेडेक, फीचर कॉम्प्लिकेशंस एज वेल, लैक ऑफ स्लीप, ये सब चीजें जो है वो रेडिएशन से हो सकती हैं। आपके कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज? एनीवन? ओके, थैंक यू विशाल। बट यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो जिस तरीके के सवालात एग्जाम में आ सकते हैं, आप उनको ज़रूर अपने माइंड में रखिएगा।
कि सवाल जो है वो इसका किस इफेक्ट्स ऑफ ओवर क्राउडिंग, जैसे नॉइस पोल्यूशन के इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, कंट्रोल आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना, आयनाइजिंग रेडिएशन के क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, हेल्थ हैजर्ड जो रेडिएशन से एसोसिएटेड है रेडियोलॉजी के वो क्या हो सकते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के हैजर्ड्स क्या हो सकते हैं, जिस टाइप के इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं. Okay, thank you, Ali. But still, I would like to know that how much interesting was the lecture was. मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप लोगों के फीडबैक्स भी मुझे मिलते रहें साथ साथ. मैंने पहले भी कहा था आई रियली वांटेड टू मेक इट इंटरैक्टिव. आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. I would really like if someone is carrying, someone is getting my point, someone is trying to understand, and the way I present, what you found like आपको पसंद आता है, उसके साथ आपकी क्या एसोसिएशन डेवलप होती है. थैंक यू विशाल. बात ये होती है कि जो जिस काम के लिए बंदा अपना एफर्ट करता है उसमें अगर आपको कोई भी चीज कमी बेशी भी लगती है तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग जो है वो उसको लिखा करें, ताकि तभी तो आपको फीडबैक आपको पता चलता है कि आपने जितनी भी एफर्ट की है वो जिस लेवल के ऊपर जाके की है वो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी. वेल, देयर इज अनदर. थैंक यू वायदा एंड थैंक यू मिसाल, बोथ ऑफ यू. और यहाँ पे मेरे पास एक आपके लिए टेक होम मैसेज ये है, बातें करने से कुछ नहीं होता. इफ यू चेंज नथिंग, नथिंग विल चेंज. मेरी बात हमेशा याद रखिएगा कि जब तक हम कुछ भी बदलने की कोशिश नहीं करते हमारे करीब करीब जो है वो कुछ नहीं बदलता. थैंक यू अली. इनफैक्ट थैंक यू ऑल. मेरा मैसेज आपको इसलिए है क्योंकि आप एक न्यूअर जनरेशन है. आपके ऊपर जो है वो नेक्स्ट चेंज की जिम्मेदारी है, ठीक है ना. सबके ऊपर है, हमारे ऊपर है, हमारे से बड़ों के ऊपर है, सबके ऊपर है. लेकिन जितनी हम आपकी सोच बदलेगी, जितनी हमारी सुनेगी, जितना हम अपनी फ्यूचर जनरेशंस को एक हैप्पी प्लेस टू लिव दे पाएंगे, ठीक है ना. क्योंकि इतने क्लाइमेट चेंजेस हैं, इतने फैक्टर्स हैं, इतनी चीजें हैं. व्हाट वी आर कंस्ट्रक्टिंग, व्हाट वी आर ट्राइंग टू गिव देम, व्हाट वी आर ट्राइंग टू पास ऑन टू देम, दिस इज सो शेमफुल दैट वी आर क्रिएटिंग दिस वर्ल्ड. सबसे पहले तो देखिए हेल्थ होता है. सबसे पहले आपकी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है, कहा जाता है ना कि जान है तो जहान है. तो जहान उसी वक्त होता है जब आप हेल्दी होंगे, जब आपकी सोच हेल्दी होगी, आपका काम करना हेल्दी होगा, आपकी डायमेंशन अच्छी होंगी. हमारे यहाँ तो क्या होता है कि कोई बेचारा अच्छा काम करना भी चाह रहा होता है तो उसको लोग अपने फायदे के लिए, अपने पॉलिटिकल किसी भी इम्पैक्ट के लिए, आप कह लें होम पॉलिटिक्स से लेके आप कंट्री पॉलिटिक्स तक देख लें, आपको दबा दिया जाएगा, आपको नहीं करने दिया जाएगा वो काम. क्योंकि एक तो फैक्टर ये भी है कि हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत प्रिवेल्ड है कि हर एक बंदा जो है ना वो काम चोर है. वो अपने आप को काम से बचाना चाहता है. लेकिन माइंड इट, इफ यू आर नॉट हार्ड वर्किंग, इफ यू आर नॉट फुलफिलिंग योर जॉब प्रॉपरली, you might not change anything around you. You just become a part of एक ऐसी ट्रेन जो हर वक्त चलती रहती है और आप रोज चढ़ते हैं उतर जाते हैं. लेकिन जब तक आप अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे तो हाउ कैन यू थिंक कि आपके अराउंड सराउंड चीजें बदल जाएं. सो वेल, थैंक यू सो मच. इट्स अ गुड बाय फ्रॉम माय साइड. टुमारो इज योर टेस्ट. So I will be taking your last lecture tomorrow, and if any query or any question like that, we have 2 minutes left, so we can have it in duration of that time.